हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो धनु लगन का ही कर रहे थे। तो देखिए, धनु लगन के अंदर अपन सारी चीज़ों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। आज इसके अलावा कोई दूसरा लगन नहीं ले रहे, सिर्फ धनु लगन को ले रहे हैं। आप अपनी अपनी कुंडलियों को उठाइएगा और दो तीन बातें जो कहूँगा पहले उनको ऑब्जर्व कीजिएगा। आप सबसे पहले अपनी कुंडली में हमेशा ये देखिए कि आपकी कुंडली में केंद्र भाव क्या वो ज्यादा बलवान है। अब केंद्र भाव कैसे बलवान होंगे? क्या आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में ज्यादातर ग्रह बैठे हुए नजर आते हैं? ज्यादातर से मतलब है कि मान लीजिए कोई तीन ग्रह आपके किन्हीं भी तीन केंद्रों में बैठ गए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं कुंडली का केंद्र जो है भरा हुआ है, तो लगन कुंडली यहां पे ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट कर सकती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुंडलियों में केंद्र में मान लीजिए पहले घर में, सातवें घर में कोई ग्रह नजर आ गए, लेकिन बाकी के सारे केंद्र खाली हैं। तो ऐसी अवस्था में आप अपनी कुंडली से यह चेक करो कि क्या चंद्रमा से केंद्र, केंद्र का मतलब होता है जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां से पहला, जहां चंद्रमा खुद बैठे हो, फिर उससे चार घर आगे चौथा, उससे चार घर आगे सातवां, और उससे चार घर आगे 10वां। अगर चंद्र कुंडली से आपको ऐसा लगता है कि केंद्र यानी कि पहला वो खुद जहां चंद्रमा बैठे हैं, या फिर चार घर आगे 7 या 10 इन घरों में आपको ग्रह नजर आते हैं, तो आपकी चंद्र कुंडली आपकी लगन कुंडली के ऊपर बलवान हो सकती है। दशाओं के रिजल्ट्स आप उससे महसूस कर सकते हो। और यही सेम चीज आप सूर्य कुंडली से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम एक लगन कुंडली लेके चलते हैं तो कभी कभी मैंने आपसे कहा ना, ऐसे भी केसेस आते हैं कि चंद्रमा से ही दशाएं चलती हुई नजर आ रही हैं और हम ये नहीं समझ पा रहे कि हो क्या रहा है। इस वजह से तो आप अपनी कुंडली में सबसे पहले, क्योंकि आप सभी लोग अपने आप को धनु लगन का लेके चलोगे, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धनु लगन के बावजूद भी कुछ कुंडलियां ऐसी होंगी जिसमें कि चंद्रमा कहीं भी बैठे हो, अष्टम में चंद्रमा बैठे हैं मान लीजिए, और आपके शनि जो हैं वो 11th हाउस में बैठ गए, कुछ ग्रह सेकंड हाउस में बैठ गए, कुछ ग्रह उठे और उठ के आपके 5th हाउस में बैठ गए। ऐसे स्थिति में अष्टम में बैठे हुए चंद्रमा से केंद्र में ज्यादातर ग्रह मिल जाएंगे, तो आप जो है कहीं ना कहीं कर्क राशि से ज्यादा प्रभावित होकर उसी तरफ से कर्क लगन के तरीके से चले जा रहे हो, ऐसा देखने को मिल सकता है। सूर्य बैठे हो वहां तो भी ये हो सकता है। तो पहली कंडीशन ये। दूसरा कि पहले हम ये पहचाने कि गुरु और राहु आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं या सम हैं। तो इस बात को कैसे समझा जाए? क्योंकि एक ही रूल हमेशा लगता है, वो जो ग्रह है वो मित्र है या शत्रु है, उसके लिए आप दो चीजों को फॉलो करो। नैसर्गिक रूप से ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। नैसर्गिक रूप से यह कहा जाता है कि जो 9वां भाव है वो गुरु का ओरिजिनल हाउस है, ठीक है, और वहां पे गुरु का काम है ज्ञान को देना, धार्मिक ज्ञान को देना। और राहु जो है वो कहता है कि धार्मिक ज्ञान नहीं, छल कपट बढ़ावा दे। बस इस मुद्दे पे दोनों की लड़ाई है। तो वैचारिक मतभेद हैं। किस मुद्दे पे हैं? दोनों के दोनों ही चीजों को देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें दोनों को डिफरेंशिएट कर दें। इसीलिए अगर हम ये कहें कि गुरु और राहु कैसे हैं नैसर्गिक रूप से, तो दोनों का रिश्ता सम होता है, ठीक है। गुरु राहु को और राहु गुरु को एज सच नहीं रोकते। गुरु चंडाल योग एक अलग फॉर्मेशन है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, जब ग्रह आपस में नेचुरली सम है, तो फिर आप अपनी कुंडली में यह देख लीजिए कि राहु और गुरु एक दूसरे से कैसे बैठे। अगर साथ में बैठे हों या फिर राहु और गुरु के बीच में 5 घर का अंतर हो तो भी चल जाएगा, 5 घर का अंतर हो तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर 6-8 गुरु से राहु की प्लेसमेंट 6 या 8 है, तो वहां पे चुनौतियां देखने को मिल सकती है। क्यों?
क्योंकि अगर पंचम में होंगे या सप्तम में होंगे या नवम में होंगे तो ये दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे को दृष्टि दे रहे होंगे। इसकी वजह से राहु शुभ हो जाएंगे गुरु की दृष्टि लेकर, और आपकी जन्म कुंडली में जो गुरु हैं वो पीड़ित हो जाएंगे राहु की दृष्टि लेकर। समझिए मेरी बात को। मैंने आप लोगों को हमेशा एक लॉजिक समझाया था, 4 घर आगे गिन लो, 4 घर पीछे गिन लो। उसमें क्या था, वो मित्रता और शत्रुता की बात थी कि 5 घर आगे जाने के बाद कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह से तात्कालिक रूप से शत्रु हो जाता है, लेकिन गुरु अगर 5 घर आगे राहु चले भी गए तो गुरु उनको दृष्टि देंगे। ऐसी कंडीशन में गुरु क्योंकि सबसे ज्यादा शुभ है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उनकी दृष्टि जिस भी ग्रह पे पड़ेगी उसमें शुभता आ जाती है, फिर चाहे वो शनि ही क्यों ना हो। ठीक है, तो राहु में भी शुभता आ जाएगी। खामियाजा क्या होगा, राहु की जो दृष्टि गुरु पे पड़ेगी वो गुरु को पीड़ित करने लगेगी। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी बात यह कि अगर 5, 6, 7 ऐसे कहीं पे भी बैठ रहे हैं गिनती गिनने पे, तो वो आपके कुंडली में तात्कालिक शत्रु हैं। उस कंडीशन में आपको थोड़ी सी ज्यादा सावधानी की जरूरत है। ये 2 बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्या कि आपके लगन कुंडली में वो तात्कालिक रूप से मित्र है या शत्रु, और दूसरा कि नेचुरल वे में तो वो सम होते हैं, इसलिए कोई ऐसा नुकसान करने की बात नहीं आती। अब चलते हैं कि इस लगन के अंदर जो ये राहु और मंगल की युति बन रही है ये क्या प्रभाव कर सकती है। नेचुरल रूप से जो हम चर्चा कर रहे थे वो हम देख रहे हैं, मंगल कारक होता है जमीन का, राहु का काम है जल्दबाजी कर दो, और इसकी वजह से भूस्खलन और आज शायद न्यूज में कुछ भूकंप के झटके भी सुनने को मिले। तो ये नेचुरल ग्लोबल प्रोस्पेक्ट में होने वाले इंसिडेंट्स हैं जो कि इस तरीके से मटेरियलाइज हुआ करते हैं। लेकिन इंसानों की जिंदगी में इस चीज को कैसे कनेक्ट करना है इसको देखिए। सबसे पहली बात ये कि ये योग का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, ये पंचम भाव में राहु और मंगल की युति हो रही है। अब किन्हीं ने मुझसे कहा कि सर जब ये योग बन रहा है तो आप देखो राहु जैसा पापी ग्रह पंचम में बैठ के गुरु की तरफ जा रहा है, गुरु को पापकत्री में लिए हुए है। ठीक है, ठीक है, आपका देखने का नजरिया बिल्कुल सही है। आप उसको कैसे देख रहे हो, आप इसको इस तरीके से देख रहे हो कि राहु जैसा एक ग्रह जो कि पंचम में बैठा है वो गुरु की तरफ बढ़ रहा है, और शनि जैसा एक ग्रह जो था वो गुरु की तरफ आ रहे थे। तो लोगों ने बहुत बार बोला कि ये तो पापकत्री बन रहा है। ओके, आई एग्री, पापकत्री बन गया। लेकिन एक बात समझिए, राहु के साथ एक रूल ये लगता है कि राहु उस ग्रह की तरह फल करने लगते हैं जिस राशि में वो बैठते हैं, या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसकी तरह फल करने लगते हैं। ठीक है, तो अगर इस रूल को ध्यान दिया जाए तो मुझे एक बात बताइए, पंचम भाव में यदि इस कुंडली में मंगल खुद बैठ जाए जो कि पंचमेश है, तो वो क्या बुरा है? क्या हम उसको खराब मानेंगे? राहु का जो तत्व है, राहु का जो सिग्निफिकेंस है, उसको हम लेके जरूर चलेंगे, नो डाउट इन दैट। वो सिर्फ कितने परसेंट रहता है, उसका प्रभाव आप 50 या 33% से ज्यादा नहीं मानेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी कुंडली में एक होता है ग्रह का अपना प्रभाव, लेकिन जब ग्रह किसी भाव से, किसी राशि से बंधा हो और राहु केतु जैसे ग्रह बंधे हो, तो वो उस भाव के स्वामी का प्रभाव लेंगे। ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो अलग बात है कि वो राहु का नेचर है, जल्दबाजी करने लगेंगे और उस ग्रह को प्रभावित करेंगे जिनकी राशि में वो बैठे हैं। तो प्रभाव मंगल के ऊपर देखा जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने उस प्रभाव को गुरु की तरफ डाइवर्ट कर दिया पापकत्री बना के, ऐसा नहीं। राहु मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल में एक जल्दबाजपना तो था ही था, अब उसमें राहु की वजह से और ज्यादा उग्रता और अचानक से काम करने के तत्व आ जाएंगे। ये है कंडीशन। ठीक है, तो अब अगर आप मेरी बात समझ पाए हो, मैं कहना चाह रहा हूं पंचम भाव में पंचम का स्वामी बैठा हो, तो कौन सी कुंडली, कौन सी किताब कहती है कि पंचमेश पंचम में खराब होता है? कोई कुंडली और कोई किताब ऐसा नहीं बोलती। अब कोई मुझसे यह भी कह सकता है कि सर 12वें का स्वामी भी तो है मंगल, लेकिन राहु जब पंचम में बैठे हैं ना, तो उन्हें
पंचम को संभालना है, 12वें को नहीं। ये कहा जाता है कि राहु जिस भाव में बैठे उस भाव के स्वामी की तरह वो काम करते हैं। तो इसको आप पॉजिटिव वे में लेंगे कि पंचम भाव में अचानक से होने वाली चीज का एक अधिपति राहु बैठा है और वो रूप धारण करके बैठा है मंगल का, पहली बात। इसीलिए अगर कोई ये कहता है कि राहु यहाँ पे खराब है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि एक बार आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे राहु खराब नहीं है, यहाँ पे चुनौती मंगल को आने वाली है, ना कि राहु को। ठीक। दूसरी बात, सावधान किन्हें रहना है, और खासकर इस गोचर में और इस गोचर के हो जाने के बाद भी 1.5 साल तक सावधान किन्हें रहना है। सावधान उन लोगों को रहना है जो इस समय प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मंगल और राहु ये दोनों ही पृथकतावादी ग्रह हैं। कोई जल्दबाजी में, कोई अचानक में ऐसे कदम ना उठाएं जिससे कि मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, राहु यहां पर गुरु के कारक तत्वों के अगेंस्ट जाने की क्षमता रखता है। संतान का कारक है गुरु, तो यहाँ पे राहु संतान भाव में बैठ के जल्दबाजपने में कोई गड़बड़ करा के ऐसी चीजें करा सकता है। इसको अवॉइड करना होगा वो लोग जो प्रेग्नेंट है, और उसके बाद भी वो जब उन पे मंगल की या राहु की दशा चल रही है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में राहु जिस राशि में बैठे हैं उनके स्वामी की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा हो तब। अन्यथा हर कोई इस बात को लेकर परेशान ना हो। ये मैंने आपको नेगेटिव साइड समझा दिया, ये गिनती में कुछ लोगों के ऊपर लागू होगा। बाकियों के लिए क्या प्लस पॉइंट है? मंगल प्लैनेट है लॉजिक्स का, राहु तेज दिमाग देता है और पंचम में ही बैठा हुआ है। तो ये वो समय है जब आप अपना बहुत शार्प माइंडेडनेस अपने आप को महसूस कर सकते हो। ठीक है, ये प्लस पॉइंट के तौर पे आप इसको देख सकते हो। इसीलिए ये अच्छा समय कहा जा सकता है उन लोगों के लिए जो कि कॉम्पिटिशन्स में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह अच्छा समय कहा जा सकता है उन लोगों के लिए जो अपने जिंदगी में अपना कैरियर का एक अपलिफ्टमेंट चाहते हैं। अब सवाल ये उठेगा कि ये तो 8वां घर है कैरियर का, को यहां से कैसे लेके आएंगे, खराब हो जाएगा 10th से तो। लेकिन देखिए, जब राहु पंचम में बैठे हैं तो पंचम में भी कहीं ना कहीं अथॉरिटी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये जरूर है कि चीजें देरी से मिल सकती हैं, लेकिन मिल सकती हैं। आप अपनी बुद्धि बल से अच्छा काम आज करोगे, रिकॉग्नाइज आगे जाके होगा। और राहु वहां पे तकरीबन 1.5 साल के लिए बैठे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि मंगल के साथ आज की युति है तो हम आज ही के लिए इस बात को कह रहे हैं। मंगल की युति हट जाने के बाद भी 1-1.5 साल आप वहां पे ऐसा मानो कि पंचम का स्वामी पंचम में बैठा है। आपकी बुद्धि, क्योंकि इंसान के पास अगर बुद्धि नहीं होगी तो वो कर्म कैसे करेगा, इसलिए प्रोफेशन के अंदर राइज करने में वो राहु वहां मंगल का रूप बना के आपको पूरा सपोर्ट करेगा। ये पहला प्लस पॉइंट है। दूसरा, इस समय किस युति के साथ अगर आप देख रहे हो तो आप समझो राहु जो कि गुरु की तरफ जा रहे थे तो मंगल अब बीच में आ गए हैं राहु की तरफ बढ़ते हुए। और 13 तारीख के बाद हम देखेंगे कि शनि जो कि अभी पीछे ही जा रहे हैं। तो जो लोग बार बार ये कह रहे थे ना कि गुरु के ऊपर कहीं ना कहीं पाप कतरी लग गया है, तो अब आप समझ सकते हो कि अब गुरु के ऊपर कोई पाप कतरी नहीं है। ठीक है, गुरु खुद वक्री होकर पीछे जाएंगे वो अलग मुद्दा है, लेकिन शनि अब दूसरी दिशा में जा रहे हैं और राहु के जस्ट सामने इस समय मंगल खड़े। इस वजह से भी कहीं ना कहीं गुरु अब थोड़े से अपने आप में स्ट्रांग है। आपको किसी तरीके का मटेरियलिस्टिक गेन, प्रॉपर्टीज का गेन, अगर ऐसी कोई चीज आप करना चाहते हो तो उसे करने में वो आपकी मदद कर सकते इस ट्रांजिट के अंदर। 6ठे भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा है, बहुत अच्छी पोजीशन कही जा सकती है शत्रुओं को पराजित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो पूरी सिचुएशन इस समय बन रही है वो आप लोगों के काफी फेवरेबल है। जिस समय मंगल और राहु क्लोज डिग्रीज में आ जाए या 5 डिग्री आगे पीछे हो जाए, अभी तो नहीं है, आगे जाके उस कंडीशन में थोड़ा सा जरूर एक अशांति महसूस हो सकती है। किन क्षेत्रों में? संतान के साथ, प्रेम संबंधों में, या हो सकता है कि प्रोफेशंस में थोड़ा ज्यादा काम आप अच्छे से कर रहे हो तो आपको और ओवरलोडेड कर दिया गया हो, उसकी वजह से कुछ फ्रस्ट्रेशंस महसूस हो सकते हैं। दैट इज मंगल प्लस राहु। ठीक है, अंगारक योग। लेकिन फिर मेरी वही वाली पुरानी बात ध्यान रखिएगा
केतु ने वध के रखा है मंगल को, इसीलिए यहां पे मंगल अपने प्रभाव को उस हाई इंटेंसिटी पे नहीं कर सकते। यानी आप समझो, आप ऐसे योद्धा को भेज रहे हो जिसको आप कह रहे हो कि भाई हथियार नहीं चलाना, ठीक है, ये वो सिचुएशन है। इसीलिए इस समय राहु थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट है कंपेयर टू मंगल, और राहु इस कुंडली में स्वामित्व रखते हैं तृतीय भाव का, साहस और पराक्रम का। इसीलिए ये सही समय है अपने साहस और पराक्रम को अपनी बुद्धि के साथ मिलाकर आगे बढ़ के आने का, और मंगल यहाँ पे आपको साथ देगा। अब आप जो फैसले अभी करोगे इस पर्टिकुलर टाइम में, वो जल्दबाजी में होंगे, ये प्रॉब्लम है। तो फैसले करने का है, फैसले उस ड्यूरेशन के बाद लीजिए जब मंगल राहु से डिग्री में आगे निकल जाए। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि मंगल जो है वो अभी राहु को खुद ही चैलेंज किए हुए, ठीक है, और मंगल ही लॉजिक्स भी है, पंचम का स्वामी भी है, ठीक। तो जब वो राहु से आगे निकलेंगे उसके बाद आप अपने जिंदगी में थोड़ी सी एक ग्रोथ को अलग लेवल पे देखोगे। अभी आज की सिचुएशन में जो चीज हमें परेशान कर रही है, कल वही चीज हमें लाभ देती हुई नजर आएगी। कंडीशंस और रीजंस वही हैं कि त्रिकोण का स्वामी हमेशा शुभ होता है, त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह भी कहीं ना कहीं शुभत्व हासिल करता है। मंगल क्योंकि इस कुंडली में त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र के नहीं, और उनकी दूसरी राशि 12th हाउस में आती है, तो 12th हाउस न्यूट्रल हो जाता है। इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे राहु मंगल की युति राजयोग प्रदान करने वाली हो सकती है। अब इसमें केंद्र त्रिकोण का संबंध नहीं बन रहा, इसमें संबंध यह बन रहा है कि जो आपका पंचम है, आपका त्रिकोण है, वहां पे एक और ग्रह आके बैठ गया है जो कि उसी भाव के स्वामी की तरह काम करना जानता है। इस वजह से आपके लिए ये 1.5 साल जो है ये एक तरह के राजयोग जैसी स्थिति बन सकती है। इस योग को सपोर्ट कौन कर सकता था? इस योग को सपोर्ट करने की क्षमता थी बुध में। अगर बुध की यहाँ पे राहु से युति होती तो बुध केंद्र के स्वामी होते और वो चीज को ज्यादा अच्छे से मटेरियलाइज कर लेते। पहली कंडीशन ये बनती, ठीक है। आई होप कि इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इन सारी बातों के अलावा कहां कहां इनके प्रभाव है इसको भी देख लेते हैं। मंगल के पास चौथी दृष्टि है जो कि अष्टम भाव को प्रभावित कर रही है, तो राहु और मंगल की युति प्रेम भाव में है, ठीक है, और उसका प्रभाव अष्टम मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस पे। ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण समय कहा जा सकता है क्योंकि दोनों ही ग्रह सेपरेटिस्ट नेचर के हैं, इसीलिए मैरिज लाइफ में कुछ चैलेंजेस महसूस हो सकते, ठीक। दूसरा कि मंगल और राहु में मंगल के पास दूसरी है सप्तम दृष्टि जिससे कि वो 11th हाउस गेन्स को देखेंगे, इसीलिए स्पेक्युलेटेड गेन्स की तरफ भी बहुत सारे लोगों का मन जा सकता है, लेकिन गेन्स कब मिलने की उम्मीद बनती है? जब मंगल राहु को डिग्री में पीछे छोड़ के आगे निकल जाए, वरना उसके पहले पैसे फंस भी सकते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि इस समय राहु से ग्रसित है। 5 लगाए थे, 15 और लगा दो, उस चक्कर में नहीं जाना। 5 लगे थे तो 5 निकलने पहले चाहिए, उसके बाद उस 5 से खेलेंगे तो खेल होगा, ये ध्यान होना चाहिए। इसके बाद मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर भी है। अब मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि 12वें भाव पर, वो उसकी खुद की राशि है, इस वजह से ये कंडीशन अगर अचानक से कोई काम किया जाता है तो नेगेटिव इंपैक्ट करके लॉस कराती है, और अगर पॉजिटिव सोच समझ के काम करना है, विदेशों से जुड़े हुए कोई काम करने हैं, कोई कोर्ट कचहरी वाले काम करने हैं, तो वहां पे ये सपोर्ट कर जाएगी, ठीक है। तो किन साइड्स के लिए पॉजिटिव है? मैरिज रिलेशन के लिए चैलेंजिंग कहा है मैंने, लाभ आर्थिक लाभ के लिए पॉजिटिव मानता हूं, कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए भी पॉजिटिव मानूंगा, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब पंचम भाव संतान का है, इसीलिए यहां पे संतान अगर उस एज ग्रुप में आती है कि वो से दूर हटना हो तो उनके हटने की चांसेस बनते हैं। अगर वो साथ रह रहे हैं तो हो सकता है किसी बात पे आप अपने आप को थोड़ा सा परेशान महसूस करते हुए गुस्से को संतान पे निकालें तो मनभेद या मतभेद खड़े हो सकते हैं। पंचम भाव है, इस पे ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों में भी क्योंकि पंचम भाव है तो उसमें स्ट्रेंथ भी आएगी, लेकिन कंफ्यूजन, राहु है ना,
तो कंफ्यूजन्स भी क्रिएट कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट कर सकता है, इससे बचना होगा। अब राहु की दृष्टियों को ले लीजिए। राहु मंगल पंचम के स्वामी का प्रभाव लिए हुए दृष्टि दे रहा है भाग्य पे, तो भाग्य का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बना रहा है, प्लस पॉइंट है। पंचम का और नवम का रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, प्लस पॉइंट है। पंचम के साथ बैठ के लाभ से रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, धन के मामले में भी लाभ की परिस्थिति कही जा सकती है। और लगन को भी देख रहा है, तो लगन को देख रहा है इसीलिए आपके पर्सनैलिटी में भी किसी तरह के चेंजेस की बात कर सकता है। कंडीशन वही, दशा राहु की हो या फिर दशा मंगल में नजर आती हो, या जिस भाव में राहु बैठा है उस राशि, जिस भाव में राहु बैठा है वहां पे राशि देखिएगा, उस राशि स्वामी की दशाएं होनी चाहिए। जैसे हमने एकनाथ शिंदे जी की कुंडली में देखा था, उनकी चंद्र कुंडली से अगर हम देखते, जो कि 9 नंबर से बन रही थी, तो जो ये पंचम है ना, जब हम पॉलिटिक्स में आते हैं तो पंचम होता है जनता का साथ, जनता का पैसा। 4th हाउस है वो जनता होती है जहां गुरु बैठे, और पंचम जो होता है वो होता है जनता का पैसा। अगर बिहाइंड द सीन वो जनता का सपोर्ट नहीं होता तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए यहां पर पंचम भाव एक आम इंसान के लिए भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है प्रोफेशन कनेक्टेड टू गवर्नमेंट। तो जो लोग गवर्नमेंट के प्रोफेशन में उतरना चाहते हैं, उस एज लिमिट्स में आते हैं, उनके लिए यह प्लेसमेंट पॉजिटिव कही जा सकती है। जो लोग गवर्नमेंट में तो नहीं जाना चाहते लेकिन प्राइवेट जॉब में भी तरक्की पाना चाहते हैं, प्रमोशंस पाना चाहते हैं, पदोन्नति पाना चाहते हैं, उनको भी राहु यहाँ पे 1.5 साल तक सपोर्ट करेंगे, 1.5 साल तक। क्यों? क्योंकि आफ्टर 10th हाउस सेकंड जो होता है वो हम 5th हाउस को कनेक्ट करते हैं जब भी किसी हायर अथॉरिटी पोस्ट पोजीशन जॉब्स की बात होती है। तो इस वजह से आपको ये 2-3 चीजों को ध्यान रखना चाहिए। एक और बात बोलते हुए चलूं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर इस समय पंचम भाव में कोई सा भी ग्रह बैठा है तो ये देख लीजिएगा आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह की डिग्री क्या है। राहु जब उस ग्रह के ऊपर से गोचर करेंगे तब हो सकता है उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजों के साथ अचानक के तत्व या थोड़ी सी परेशानियां आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये साहस और पराक्रम के स्वामी बनते हैं, 3rd हाउस के को रूलर बनते हैं। इसीलिए संतान के साथ आपको थोड़ा सा अपना प्रयास ज्यादा मेहनत से करना पड़ रहा हो, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ज्यादा साहस दिखाना पड़ रहा हो, किसी भी काम को करने के लिए बुद्धि के साथ साथ ज्यादा हार्ड एफर्ट्स करने पड़ रहे हो, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी मिक्स होकर यहाँ पे चल सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सारी चीजों का आउटकम जो है, क्योंकि ये 1-1.5 साल तक बैठे वाले ग्रह हैं, इसीलिए जो आउटकम निकल के आएगा वो पॉजिटिव निकल के आएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में वहां पे कोई ग्रह बैठा भी है तो उस पर्टिकुलर ग्रह से जिस समय जिस डिग्री पे वो संबंध बनाएंगे, वो जिन भाव के स्वामी होंगे उन भाव से जुड़े हुए लोगों के साथ आपको थोड़ा सा साहस और पराक्रम से चीजों को डील करना पड़ सकता है। या ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए किसी का सप्तम का स्वामी बुध यहां बैठा है तो आपके पार्टनर की हेल्थ थोड़ी सी खराब हो रही हो तो आपको वहां पे भी अपना साहस पराक्रम दिखाना पड़ रहा हो, उनके ऊपर भी वर्क करना पड़ रहा हो, ऐसा हो सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन गोचर को ध्यान रखिएगा। प्राइम इंपॉर्टेंट हम राहु के ट्रांजिट को दे रहे हैं। मंगल का यहां 7 पे आ जाना राहु को और ज्यादा बल देता है, उसे और ज्यादा मंगल के समान बनाता है, इसीलिए ये 5th हाउस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर 9th हाउस 5th हाउस भी एक काफी पॉजिटिव हाउस है, इसीलिए आपकी जिंदगी में मानिए ना मानिए ये पॉजिटिव ड्यूरेशन कही जाएगी। सिर्फ इस बात के लिए रोना रोएंगे कि राहु जैसा ग्रह पंचम में, वो सिर्फ और सिर्फ 50 से लेकर 33% तक ही रिजल्ट करने को इंपैक्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, अगर दशाएं खराब चल रही हो, किसी की कुंडली में शुक्र की दशा चल रही हो, चंद्रमा की दशा चल रही हो, वो थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। मंगल की दशा में भी आपको मानसिक कष्ट का सामना करते हुए ही किसी पद प्रतिष्ठा किसी चीज को हासिल करना होगा, क्योंकि मंगल इस कुंडली में 5th लॉर्ड के साथ साथ 12th लॉर्ड होते हैं। इतनी चीज को समझिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो क्लियर हो गई होंगी।
और इसके बाद भी अगर कोई सवाल आपका रह जाता है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। इस समय अभी कुछ कुंडलियों को देखने में ड्यूरेशन ज्यादा टाइम लग रहा है, उसके लिए तो अभी आई एम सॉरी, लेकिन कुछ वक्त अभी ऐसे ही चलेगा क्योंकि मैं अपने आप में किसी चीजों में बिजी हो रहा हूं, तो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहा। इस वजह से ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के कई बार मैसेजेस आ रहे हैं और मैं रिप्लाई इस समय नहीं कर पा रहा, लेकिन यकीन मानिए सभी लोगों के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे आ रहे हैं या इसमें कमेंट्स में भी आप लोग कर रहे हो, तो आपको आने वाले वक्त में सारे जो चीजें हैं, आपके सवाल हैं, उन सबके जवाब जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।